जैसा कि हमने पहले पार्ट के अंदर देखा था कि जो राजा लोग होते थे वो कैसे करते थे। राजा लोगों ने क्या किया था, अत्याचार प्रारंभ कर दी थी, निरंकुश शासन स्थापित कर लिया था। तो जो राष्ट्रीय भावनाओं की जो अभिव्यक्ति है वो होने लगी थी। तो अब उन्हीं राजाओं के अंदर हम फ्रांस की बात करेंगे, है ना। तो फ्रांस में कौन सा वंश था, कैसे राष्ट्रीय विचारों का फ्रांस के अंदर प्रभाव हुआ और कैसे राजतंत्र का लोगों ने क्या कर दिया, अधिकार करके सामूहिक जो पहचान की भावना है ना, इसको धीरे धीरे किस तरीके से बढ़ाया और बढ़ा करके आखिर क्या हो गया, वहाँ क्रांति हुई और क्रांति ने क्या कर दिया, राजतंत्र को समाप्त कर दिया। और राजतंत्र को समाप्त करके फिर संविधान का निर्माण हुआ। बाद में नेपोलियन का उदय हुआ और फिर नेपोलियन का भी पतन हो गया। और किस तरीके से फ्रांसीसी जो सेनाएं थी उन सेनाओं ने क्या किया, जो राष्ट्र के विचार हैं उस विचारों को बाकी देशों के बीच में भी फैलाया, यानी संपूर्ण यूरोप के अंदर जो राष्ट्र के विचार उनका फैलाव किया। और जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सेनाएं जाती थी तो वो ये कहती थी हम समानता, जो भ्रातृत्व बंधुत्व की जो भावना उसका प्रचार करते हैं, हम स्वतंत्रता का रक्षक है। और जगह जगह स्वतंत्रता के वृक्षों की स्थापना, जो जैकोबिन क्लबों की स्थापना। तो ये सारा ही प्रभाव आज के इसके वीडियो के अंदर देखेंगे। और इससे पूर्व का जो पार्ट था फर्स्ट, वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने चैनल कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो अब देखते हैं विस्तार से अब हुआ क्या था। हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पिछले चैप्टर के अंदर मैंने क्या की थी, शुरुआत की थी अब, जिसके अंदर मैंने राजाओं के बारे में बताया था। तो राजवंश होते थे विभिन्न प्रकार के। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर राजवंश क्या होता है, यानी एक राजवंश वो होता है जो काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है। लंबे समय का मतलब जो ज़्यादा एक जैसे कोई 30 वर्ष करता है, 50 वर्ष, 100 वर्ष, या ऐसे जो एक वंश होता है वो क्या करता है, राज करता था। इसी कारण उस वंश को राजवंश कहते। तो वैसे ही फ्रांस के इस समय एक बुर्बो नामक वंश का राज था। कैसे वंश का राज था, बुर्बो वंश का राम था। और जिसके राजा यहाँ पर लुई कहलाते थे। क्या कहलाते थे, उन राजाओं की एक उपाधि हुआ करती थी लुई। और फिर लुई पहला, दूसरा, तीसरा, 14, 15, 16 इस तरीके से लुई हुआ करते थे। और इस समय जो क्रांति हुई थी उससे पहले के जो फ्रांस के इस ब्रूवो वंश के शासक यानी जो लुई हुआ करते थे वो क्या थे, बड़े क्रूर थे। जैसे मैं बात कर लूँ लुई 14वें की, तो लुई 14वां क्या कहता था, लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ, क्या हूँ, मैं ही राज्य हूँ। और लुई 15वां तो बड़ा ही निकम्मा था, निष्क्रिय, विलासी और अदूरदर्शी था। वो सारी परिस्थितियाँ समझते हुए भी क्या करता था, जनता का कल्याण नहीं करता था। जैसे लुई 14वां कहता था मैं ही राज्य हूँ, मतलब एक व्यक्ति के अंदर पूरे राष्ट्र को उन्होंने आरूढ़ कर दिया, यानी जनहितकार के काम नहीं करता था, वो निरंकुश बन गया था। जबकि लुई 15वां सारी बात जानते हुए उसने कहा भी था कि मेरे बाद क्या होगी, परले होगी, मेरे बाद जो आएगा वो तो क्या होगा, बलि का बकरा बनेगा, मार खाएगा। उसको जानते हुए भी उसने व्यवस्थाओं में क्या किया था, सुधार करने का प्रयास नहीं किया था। और जिस समय ये क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के ऊपर जो ब्रूवो वंश का राज था, तो जिस समय फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस के अंदर ब्रूवो वंश के शासक थे लुई 16वां। कौन सा था, लुई 16वां, उसका राज था। लुई 16वां क्या था, बड़ा अकर्मीय, अदूरदर्शी था और अयोग्य था। और इसके ऊपर इसकी पत्नी थी मेरी अंतवानेत, उसका बहुत अच्छा प्रभाव था। जो एक भ्रष्ट साधु था उसके प्रभाव के अंदर, सॉरी भ्रष्ट साधु वाली बात तो रूस की क्रांति में, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या था, मेरी अंतवानेत, उसका बड़ा प्रभाव। और मेरी अंतवानेत क्या कहा करती थी इसके बारे में भी आप सुन लीजिए थोड़ा। ये जब महिला यहाँ इससे रोटी मांगने के लिए गई कि हमें रोटी नहीं मिलती है, तो ये कहा करती थी साहब जनाब रोटी नहीं मिलती है तो केक खा ले। तो केक क्यों नहीं खाते हो आप, केक खा लो। इसके अलावा यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत सारी बंदिशें थी। लोगों के ऊपर क्या था, सख्त दबाव था। उनको कभी भी किसी भी आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। इसके लिए एक ये परंपरा रूपी या एक कानून का ये प्रयोग करते थे जिसका नाम था लेत्र द कांसे, लेत्र द कांसे,
है ना, यहाँ की जो पुरातन व्यवस्था के अंदर था। तो इसके अंदर क्या था, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा उस पर चलाए वर्षों तक उसको क्या रखा जा सकता था, जेल में रखा जा सकता था। तो ये वो सारी परिस्थितियाँ थी जिन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर क्या हुआ था, क्रांति हो गई थी। अब हम देखते हैं विस्तार से ये भूमिका, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी बहुत सारी बातें थी जो आगे देखेंगे। सारा देश कई इकाइयों में बटा हुआ था, राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासकों पर केंद्रीय जो नियंत्रण वो कमज़ोर था, उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था, राज्य में कानूनों की एक रूपता नहीं थी, न ही प्रशासन में एक रूपता थी। तो ये वो सारी स्थिति थी। राज्य की आर्थिक स्थिति दिनों दिन क्या होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। इस सारे पॉइंट के अंदर हम इसमें क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1779 की फ्रांसीसी क्रांति में। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्र की पहली, देखो मैंने पूरा राष्ट्र के बारे में पहले पार्ट में बताया, उसको आप जरूर देखिए। तो उसमें हुई थी, जैसा कि आपको याद होगा, 1789 फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश, निरंकुश की परिभाषा भी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ ली थी, जिस पर किसी का भी अंकुश यानी नियंत्रण नहीं हो, आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उससे प्रभु सत्ता राजतंत्र के हाथ में, मतलब राजा के हाथ में होती थी, वो निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों का एक समूह था, उस समूह में हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफ़र हो गई, उसके पास आ गई। अब जो राजा के पास प्रभु सत्ता नहीं थी, प्रभु सत्ता ही तो मुख्य होती है, और जो इसके पास प्रभु सत्ता होती है वही तो राष्ट्र कहलाता है। तो अब वो किसके पास आ गई, राजतंत्र के हाथ से निकलकर एक नागरिकों का समूह था, उसके हाथ में आ गई। ये समूह कौन था, ये आगे हम देखेंगे। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा क्या होगा, राष्ट्र का गठन होगा। उन्होंने कहा था, हमने राष्ट्र की भी परिभाषा पहले पार्ट में, उन्होंने कहा था अभी तक देश राष्ट्र नहीं है, वो अलग अलग बंटा हुआ है, इसमें राष्ट्र की कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो इन्होंने, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। राजा लोग तो, ये राजतंत्र तो राष्ट्र का गठन नहीं कर पाए, लेकिन अब हम लोग करेंगे, और वही इसकी नियति, नियति का मतलब है इसका भविष्य तय करेंगे, इसका भाग्य तय करेंगे। क्या करेंगे, भाग्य तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की, बहुत यहाँ से बड़ा ये क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस तरीके से क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा की थी। तो यहाँ जो आगे हम पढ़ेंगे वो इसका क्या होगा, आंसर। सबसे पहले इस चीज़ को समझेंगे कि ये सामूहिक पहचान क्या है। मतलब आप सामाजिक तरीके से ऐसा समझ लो कि अब एक व्यक्ति नहीं, एक सामाजिक हम की पहचान या हम की धारणा लोगों के अंदर आई थी, या हम ऐसा कह सकते हैं अब समूह के साथ किसी व्यक्ति का जब जुड़ाव या उसकी पहचान जब किसी समूह पर केंद्रित हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, सामूहिक पहचान। इसको थोड़ा और स्पष्ट करूंगा, जब लोगों के अंदर क्या होगा, साझा नैतिकता और लक्ष्यों के माध्यम से क्या होती है, एकजुटता होती है, लोगों के अंदर क्या होती है, एकीकरण होता है, लोगों के अंदर अपनी अभिव्यक्ति एक माध्यम से करते हैं। देखो यहाँ सारे के सारे राजतंत्र से ही पीड़ित थे, तो सबकी जो समस्याएं थी वो एक जैसी थी, सबके लक्ष्य क्या थे, एक जैसे थे। तो इसी कारण इन लोगों में सामूहिक पहचान की भावना क्या हुई, पैदा हुई। अब इन्होंने क्या हुई, किस तरीके से पैदा हुई, उनके हम पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट यहीं से आपके स्टार्ट होगा, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार क्या थे, प्राप्त थे। एक तो ये था। अब देखो पितृभूमि का मतलब क्या होता है। पितृभूमि यानी पिता या पूर्वजों के जो रहने का देश होता है या उनके जो जन्म की भूमि या रहने की भूमि होती है उसे पितृभूमि के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब जैसे मातृभूमि, जैसे अपने देश भारत के अंदर मातृभूमि ज़्यादा शब्द मिलता है, हम यहाँ माता को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मातृभूमि यानी माता के जन्म की भूमि, माता जिस भूमि में पैदाइश हुई थी उसी की भूमि वहाँ की मानी जाती है, ठीक है। और वहाँ यूरोप में उस समय फ्रांस में पितृभूमि यानी पिता या पूर्वजों की भूमि या उनका रहने का जो देश था वो उससे संबंधित। अब नागरिक क्या होता है, वैसे तो देखो नागरिक का मतलब तो होता है नगर में रहने वाला, लेकिन यहाँ नहीं, यानी नागरिक उसको कहा जाता है जिसको राज्य ने क्या दिया, जिसको राज्य ने राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए हो, जिसको राज्य ने क्या हो, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्रदान किए हो, और जो राज्य के लिए
क्या करता है, राज्य के लिए अपने कर्तव्यों का क्या करता है, वो पालन। दोनों की बात, राज्य क्या देता है, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार देता है, और व्यक्ति क्या देता है, राज्य के प्रति जो अपना कर्तव्य, उन कर्तव्यों को क्या करता है, पालन। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नागरिक। अब यहाँ नागरिक का विचार क्यों आया, क्योंकि ऐसे पहले तो जब राजतंत्र के अंतर्गत तो उन जो सामान्य लोग थे उनको ऐसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो इसी कारण इन्होंने कहा था अब हम नागरिक, जैसे अब कोई भारत का नागरिक, जैसे हम सभी भारत के हम नागरिक हैं। तो क्यों नागरिक है, क्योंकि देखो सामाजिक अधिकार तो विदेशी लोगों को, विदेशी नागरिकों को मिल सकता है, लेकिन राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे हमें वोट देने का अधिकार वगैरह, ये सारी चीज़ें एक वोट, इससे समझ सकते हो क्या विदेशी नागरिकों को ऐसा है, नहीं है। तो यही होता है नागरिक की पहचान। तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी क्या हो, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार हमारे पास होने चाहिए। तो यहीं से लोगों के अंदर ये नागरिक और पितृभूमि जैसे विचार आने लगे। और जिसने एक संविधान, संविधान क्या होता है, एक कानूनों का दस्तावेज है, तो वैसा ही दस्तावेज इन्होंने एक बनाया, और जिसमें सभी लोगों को समान, बिना किसी भेदभाव के, भ्रातृत्ववादी पर आधारित जो कानून है, उन कानूनों को क्या किया गया था, या लागू किया गया था। जो फ्रांसीसी क्रांति की क्या थी, प्रारंभ से ही पहचान थी, उसी पहचान को इनके जो कानूनों के अंदर क्या किया गया था, दृष्टिगत किया गया था। इसके लिए, इसको सही तरीके से प्रदान करने के लिए बाद में इन्होंने एक मानवाधिकारों का घोषणा पत्र भी 27 जून 1789 को लेकर आया था, जिसमें स्पष्ट किया था कि मनुष्य जन्मजात क्या है, स्वतंत्र और समान है, और इनकी जो किसकी, जो मनुष्य की अधिकारों की रक्षा करना क्या है, राज्य का कर्तव्य है, और संप्रभुता किस में है, जनता में निहित होती है। तो इस तरीके से एक कानूनों के माध्यम से लोगों को क्या दिए गए, समान अधिकार प्रदान किए गए थे। और जो क्या थी, संप्रभुता का सिद्धांत, वो किस में, जनता में, यानी जनता की संप्रभुता का सिद्धांत लागू किया गया। और शक्ति का जो पृथक्करण सिद्धांत है वो क्या किया गया था, यहाँ पर लागू कर दिया गया था। और दूसरा पॉइंट क्या है, अब आगे देखते हैं। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, जब कैसा था, तिरंगा, 3 रंग का चुना गया। कैसा चुना गया, 3 रंग का चुना गया, जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज की नींव ली। पहले जो राजतंत्र का राष्ट्र ध्वज था, जो हमने पहले वाले पार्ट के अंदर हमने देखा था, उसकी जगह क्रांतिकारियों ने नया तिरंगा झंडा क्या किया था, फहराया था, जो नीले काले ऐसे रंग से क्या किया था, सफ़ेद आदि से बन करके मिल करके क्या था, बना हुआ था। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या कर लिया, अपना जो नया ध्वज है उस ध्वज का क्या कर लिया था, निर्माण कर लिया था। अब आगे क्या होता, अगला पॉइंट क्या है, अगला इसी प्रश्न का है, ये स्टेटस जनरल, ये जनरल है, जनरल नहीं, जनरल का चुनाव और सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा था, और उनका नाम बदलकर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली, है ना। अब यहाँ हमने क्या देखा था, एक संयुक्त समुदाय का विचार पर बल दिया। संयुक्त का मतलब एक का नहीं, व्यक्ति नहीं, हम की भावना थी, है ना। सभी जो समुदाय थे या सभी समाज थे, उन समाजों में क्या थी, एकता की बात थी। उनको वैचारिक रूप से आदि से क्या करना था, यहाँ पर जोड़ना की भावना यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ स्टेटस जनरल। अब पहले तो ये आप समझते हैं कि ये हैं क्या। वैसे तो स्टेटस जनरल क्या थी, एक प्रतिनिधि सभा थी, जिसके अंदर क्या थे, 3 डिवाइडेशन थे, यानी ये 3 भागों के अंदर क्या थी, बंटी हुई थी। इसके 3 अलग अलग सदस्य थे, है ना। तो उस 3 सदस्यों में से जो जन सामान्यता, जो जिसको थर्ड स्टेट के नाम से भी क्या करते थे, जाना जाता था। ठीक है, एक तरफ कौन थे, कुलीन और पादरी, 2 वर्ग वो हो गए, और तीसरा वर्ग क्या था, जो जन सामान्य का था। अब देखो यहाँ क्या था, इस स्टेटस जनरल का अधिवेशन, एक तो वो लंबे समय तक वहाँ का जो राजा था वो बुला नहीं रहा था, और बाद में जब ज़्यादा दबाव डाला गया तो बुलाया भी गया, लेकिन उसमें क्या किया गया, जो पादरी और कुलीन वर्ग के कारण एक सदन और एक मत का सिद्धांत इसके ऊपर क्या कर दिया, लागू कर दिया, जिसमें कम संख्या में होते हुए भी पादरी और कुलीन मिलकर के उनका बहुमत हो जाए, 2-1 से मामला क्या हो जाए, खारिज हो जाए। तो यहाँ पर इनके बीच में क्या हुआ था, गतिरोध उत्पन्न हो गया था। इसके बीच में थर्ड स्टेट, यानी जो जन सामान्य वाला था स्टेट, जिसमें सामान्य लोग थे, उनके बीच में, और कुलीन और पादरी वाले जो 2 वर्ग थे, जो विशेषाधिकार युक्त थे, जबकि जनसाधारण के पास में ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं थे।
ठीक है। तो इनके बीच में जब हुआ तो गतिरोध हुआ और संघर्ष भी हुआ। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या हुआ, जो इस तीसरे स्टेट ने 17 जून को, कब, 17 जून 1789 को खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। अब यहाँ राष्ट्र की पहचान करवाई है। इनको लगा कि यार स्टेटस जनरल में ऐसा कुछ राष्ट्रीय पहचान नहीं, तो नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय, और नेशनल असेंबली का मतलब राष्ट्रीय महासभा। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो भावना लोगों के अंदर की, और लोगों ने क्या किया, इसको संपूर्ण फ्रांस की प्रतिनिधित्व संस्था घोषित कर दिया और कह दिया या दावा किया उन्होंने कि समस्त फ्रांस के बहुमत का प्रतिनिधित्व कौन करती है, नेशनल असेंबली करती है। तो इस तरीके से क्या हुई, राष्ट्रवाद के विचार किस तरीके से फैल रहे उसी को आपको समझना है। और आगे क्या किया गया देखो, और नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई लोगों ने, है ना, जैसे टेनिस कोर्ट की शपथ वगैरह है। तो इस तरीके की अलग अलग लोगों ने कार्य करने की शपथ ली थी, है ना। जब लोग टेनिस कोर्ट के लिए वहाँ पर गए थे तो उनके लिए द्वार बंद कर लिए थे, उन्होंने शपथ ले ली कि जब तक संविधान नहीं बनेगा तब तक हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्या होते रहेंगे, एकत्रित होते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि जो टेनिस कोर्ट की शपथ है वो कब ली गई थी। और शहीदों का क्या किया गया, गुणगान किया गया, जो इस संघर्ष के अंदर राजतंत्र की समाप्ति के अंदर शहीद हुए थे यानी मारे गए थे, उनका गुणगान किया गया। ये सब किसके नाम पर हुआ, राष्ट्र के नाम पर। फ्रांस को इन्होंने क्या बनाया, एक राष्ट्र। तो इस तरीके से वहाँ राष्ट्रीय जो विचार थे धीरे 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 फैल रहे थे। ये वही शब्द हैं, ये जो हमने ऊपर देखे, ये राष्ट्रवाद के ही विचार हैं। कौन सा, सामूहिक पहचान के लिए की गई पितृभूमि थी, चाहे नागरिक संयुक्त समुदाय वाला शब्द था, एक तिरंगे की पहचान थी, या फिर यहाँ पर जो नेशनल असेंबली इसका नाम रखा गया बदल करके, है ना। ये सारी की सारी किसके लिए हो रही है, राष्ट्रीय पहचान के लिए। और क्या हो रही है राष्ट्रीय पहचान के लिए, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के क्या बनाए, समान अधिकार कानून बनाए। अब कोई ऊंच नीच की भावना नहीं रखी गई। क्या किया गया, सभी एक होंगे, सबको क्या माना गया, एक माना गया। यानी नए संविधान की घोषणा की गई थी जिसके अंदर सभी नागरिकों को समान रूप से, अब कोई पादरी या कोई कुलीन होने से उसको अलग अधिकार नहीं मिलेगा, जन सामंत ऐसा नहीं, सबको क्या किया गया था, एक जैसा ही अधिकार प्राप्त किया गया। और जो सर्च वगैरह थे उनको भी राज्य के क्या कर दिया गया, अधीन कर दिया गया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब यहाँ के लोगों के अंदर एक विचारधारा की बात फैल रही थी। अब आगे क्या होगा, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अब देखो, क्रांति से पहले फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने का कारण यही था कि एक तो वहाँ पर एक सही तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, है ना। अलग अलग प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन क्या था, बड़ा ही कमज़ोर था। और जो देश, जो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासक, उस पर उनका क्या था, कोई नियंत्रण नहीं था। उनके मनमाने कानून चलते थे और उनका जो भ्रष्टाचार आदि का बढ़ावा बना हुआ था। तो इससे क्या हो गया, अब देश के अंदर कानून भी तो एक जैसे नहीं रहेंगे ना। तो इसलिए देश के अंदर जो अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स लगते थे, यानी वहाँ टैक्स की दरें इस तरीके से बदल जाती थी, जैसे कहते थे ना, गाड़ी में जुते हुए घोड़े बदल जाते थे। घोड़ों की एक लिमिट होती थी, एक जितना वो सफ़र कर, उसके बाद दूसरे घोड़े उसमें जोते जाते थे। वैसे ही एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने पर क्या हो जाता था, वो कानून यानी टैक्स की दरें बढ़ जाती थी। अलग अलग जगह माप की, भार की अलग अलग इकाई होती थी। तो इस तरीके से बढ़ाई क्या था, नुकसान उठाना पड़ता था लोगों को, है ना। तो और साथ में व्यापार में जब एक समान नीतियाँ नहीं होगी, अब जैसे अपने भारत हैं, भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग करेंसी चलें, अलग अलग, जैसे अपने यहाँ तो राजस्थान में मान लेते हैं 1000 ग्राम का होता है किलो, लेकिन गुजरात में जाए 800 ग्राम का ही हो, और उधर कर्नाटक की तरफ जाए तो वहाँ 1200 ग्राम का किलोग्राम होता है। तो इससे क्या हो गया, आप समझ सकते हो कैसी दिक्कतें आएगी। तो इस तरीके की दिक्कतें वहाँ पर थी।
तो अब उन सभी दिक्कतों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो आयात निर्यात के जो शुल्क यानी जो टैक्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया। अब राज्यों के बीच में क्या किए जाएंगे, मुक्त व्यापार हो सकेगा, बिना कोई टैक्स वगैरह नहीं लिया जाएगा। और एक समान भार और नापने की व्यवस्था लागू की गई। और क्षेत्रीय बोलियों को हंसो सही, यही राष्ट्रवाद के कारण। अब जैसे अपने देश में हर बार सुनते एक देश एक कानून की बात चल रही है ना, कभी एक देश एक चुनाव, ऐसी हर बातें क्यों, ये राष्ट्रवादी विचार हैं, है ना। सारे राष्ट्र के लोगों को एक इकाई के रूप में क्या किया जाता है, जोड़ने का प्रयास। तो वैसे ही यहाँ पर भी किया गया। अपने देश में ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वैसे देखो विविधता होनी चाहिए, लेकिन विविधता के अंदर हमारे देश में भी जैसे एक भाषा हो जो क्या करें, लोगों के बीच में क्या करे, संपर्क का कार्य करे। नहीं तो जैसे हम उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाते या दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में आते तो उन्हें जो संप्रेषण के अंदर, आपसी संपर्क के अंदर क्या होती है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो वैसे ही फ्रांस के अंदर क्या किया गया कि अब ऐसी जो क्षेत्रीय बोलियां थी, मतलब स्थानीय थी, प्रांतों की थी, क्षेत्र विशेष की थी, उनको क्या किया गया, हतोत्साहित, मतलब उनको कम महत्व दिया गया, उनका तिरस्कार किया गया। और उसकी जगह पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी, पेरिस के अंदर जो फ्रेंच बोली थी, बाकी सारी फ्रेंच की उपबोलियां थी, लेकिन जो पेरिस के अंदर बोली जाती थी उस बोली और जैसी बोलियां लिखी जाती थी वही राष्ट्र की भाषा समझी गई। जैसे हमारे यहाँ हिंदी तो बोलते हैं, लेकिन हिंदी देखते अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है। जैसे राजस्थान में देखते हैं राजस्थान की राजस्थानी भाषा, लेकिन राजस्थान के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग है। तो वैसे ही वहाँ पर एक जो बोली लागू करने, जो फ्रांस के जो पेरिस के अंदर जो फ्रेंच बोली बोली जाती थी और लिखी जाती थी, उसे ही राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। साझा मतलब सबकी, सबकी क्या बनाई गई, भाषा बनाई गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का ये भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों के निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए। अब देखो फ्रांस के अंदर हो गया। अब ऐसा नहीं कि ये क्रांति केवल फ्रांस के अंदर थी, नहीं, क्रांति ने फ्रांस से की सीमाओं से भी अपने को क्या निकाला बाहर। उन्होंने कहा था क्रांति फ्रांस के लिए नहीं है, यह तो मानव के लिए। और जहाँ कहीं भी अगर निरंकुश शासन है तो फ्रांस की क्रांति क्या करेगी, उन सब की सहायता। क्योंकि इस क्रांति का लक्ष्य क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, यानी विचारों की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इसके लिए मानव अधिकार वगैरह थे। तो इन्होंने इन्हीं विचारों को बाकी क्षेत्रों में, संपूर्ण विश्व के अंदर भी क्या किया, इसको फैलाने का काम किया था। तो उनसे निरंकुश जहाँ के भी शासन उससे मुक्त करवाए, उनको हटवाए और वहाँ पर क्या करें, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की स्थापना करें। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में क्या देगा, मदद देगा। जो राष्ट्र राज्य नहीं थे तो फ्रांस ने कहा था उन सब को वो क्या करेगा, राष्ट्र राज्य के रूप में गठित होने में मदद यानी क्या देगा, सहायता प्रदान देगा। और ऐसा किया भी गया। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों के सदस्य जैकोबिन क्लबों के क्या बनने लगे, सदस्य बनने लगे थे। जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी वो इस मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुई थी, इसी जैकोबिन जो दल था उसी के तो नेतृत्व में तो हुई थी। तो वैसे ही वहाँ पर भी क्या की गई थी, सब जगह जैकोबिन दल की स्थापना करना था, स्वतंत्रता के वृक्ष की रोपण करना था। आप जानते हो ना, जब भारत के अंदर हम देखते हो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में भी संघर्ष चल रहा था, तो टीपू सुल्तान भी क्या, टीपू सुल्तान वो भी जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया था और मैसूर के अंदर क्या किया था, जो स्वतंत्रता का वृक्ष था उसकी क्या किया, उसका रोपण किया था। तो विश्व में सब जगह वैसे ही जो स्वतंत्रता का जो वृक्ष है उसका क्या किया जाने लगा, रोपण किया जाने लगा। तो इस तरीके से दो क्रांति थी ना, उसका क्या हुआ प्रभाव, धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति का जो अन्य देशों के अंदर, कहाँ कौन से देशों में, यूरोप के, विश्व में नहीं संपूर्ण यूरोप के अन्य देशों में फैलने लगे। वहाँ जैकोबिन क्लबों की स्थापना होने लगी थी। अब जैकोबिन क्लब का मैं अभी आपको साइड में एक फ़ोटो के माध्यम से भी बताऊंगा, ठीक है। उनकी गतिविधियों और अभियानों से उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, है ना। यानी फ्रेंच सेना भी क्या, जैकोबिन क्लब, वहाँ की फ्रांसीसी क्रांति, और फ्रेंच सेना भी इसी बहाने कि हम भी स्वतंत्रता, समानता और जो भ्रातृत्व या बंधुत्व है उसकी भावना का क्या करें, प्रयास करें और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में दूसरे देशों को क्या करेंगे, सहयोग देंगे। तो इसी बहाने फ्रांस की सेनाएं भी क्या होने लगी, बाकी जो यूरोप के राज्य थे उन राज्यों के अंदर भी
पहुंचने लगे। रास्ता बनाना यानी वहां अपनी जगह उन्होंने बनाई, वहां घुसपैठ कह सकते हैं, घुसपैठ करनी प्रारंभ कर दी। जैसे 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में फ्रांस की सेनाएं घुस गई थी। मतलब उस क्षेत्र को फ्रांस ने क्या कर लिया था, इसकी सेना ने अपने प्रभुत्व में क्या कर लिया था, स्थापित कर लिया था। जिसके सारे पॉइंट तो हम यहाँ नहीं बताएंगे, इसको विस्तृत रूप से जब समझने बैठेंगे तभी इस सारी बातों का क्या होगा, निचोड़ निकल पाएगा। ठीक है, ये तो नेपोलियन का जो है। इससे पहले मैं यहाँ साइड में हम देख लेते हैं ये किस तरीके से इसको एक यहाँ पर दर्शाया गया है फोटो के माध्यम से। जो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव था उसको, है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पर देख लीजिए नीचे जो लिखा हुआ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर फोटो को हम समझेंगे ये क्या कहता है। एक जर्मन पंचांग यानी तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ है, जिसने पत्रकार एड्रियास रेमनास ने क्या किया, 1798 में डिजाइन किया। इसमें फ्रेंच बास्तिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उससे मिलते जुलते किले की बगल में दर्शाया गया। ये किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासन के गढ़ के रूप में चित्रित था और इस चित्र में एक नारा दिया गया कि लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। और रेबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक नगर में रहता था और जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। अब देखो यहाँ से आपको समझना है कि अब ये है क्या, है ना। तो एक बात पहले हम बास्तिल के पतन की और इस फोटो के जो है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा जैकोबिन गुट की देख लेते हैं। तो जैसे फ्रांस के अंदर क्रांति का नेतृत्व जैकोबिन गुट ने किया था, है ना। अलग अलग यहाँ गणतंत्रवादी दल थे, जैसे जैकोबिन था, जीरोदित सा, लेकिन उसमें जो ताकतवर कौन बनकर निकले थे, जैकोबिन निकले थे। तो वैसे ही जैकोबिन क्लब अन्य देशों में यानी ऐसे ही जर्मनी के अंदर स्थापित किए गए थे, जिसका सदस्य खुद ये पत्रकार रेबमान था, जिसने ये क्या बनाया था, फोटो बनाया था। तो इस तरीके से जो फ्रांस की क्रांति के जो राष्ट्रीय विचार है वो उससे किस तरीके से जर्मन लोग प्रभावित थे, वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित था, उसकी बात है। अगला, इस फोटो से ये तुलना की गई है। जैसे इस पहले फोटो में ये भीड़ देख रहे हो, ये बास्तिल के किले का पतन करी। अब बास्तिल था क्या, पहले ये समझ लेती है कि जो पेरिस था, पेरिस की जो पूर्वी भाग में एक दुर्ग था यानी एक किला था, जिससे राजकीय जेल के रूप में क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और ये निरंकुश शासन का एक घृणित प्रतीक था, यानी वो लोग जो निरंकुश राजतंत्र का विरोध करते थे उनको ला करके इसके अंदर बंद कर दिया जाता था। तो और जब लोगों ने यानी पेरिस की जनता ने सुना कि राष्ट्रीय सभा यानी जो नेशनल असेंबली हमने पढ़ी थी वो संकट में, तो लोगों ने क्या कर दिया, शस्त्र प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी लोगों के हाथ में पड़ा, जहाँ से जो सैनिकों से छीनना था वो छीना। और 14 जुलाई को, कब किया था, 14 जुलाई 1789 को इस बास्तिल के किले पर क्या कर दिया, आक्रमण। ये आक्रमण करती हुई भीड़ दिख रही है, तो इस पर आक्रमण करके इस किले को क्या कर लिया था, यहाँ भयानक रक्तपात हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ था आपस में। कुछ लोग काफ़ी सारे ये अधिकार करने वाले और किले के अंदर भी जो लोग थे वो सारे मारे गए और इसके बाद में इन पर जनता का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। तो वैसा ही एक किला जर्मनी के अंदर था, वैसा ही एक किला कहाँ पर था, जर्मनी के अंदर था, जो इस फोटो के अंदर दिखाया गया, जिसका नाम अभी हमने देखा था। ये कौन से प्रांत में था, कैसल प्रांत में था, जो निरंकुश शासन का गढ़ था। और ऐसे ही वो वहाँ का जो राजा था वो क्या करता था, लोगों पर अत्याचार करता था। तो वहाँ यही नारा यहाँ पर लगाया गया था, जो किससे, इस बास्तिल से ही रिलेटेड था। तो दोनों का जो संबंध स्थापित करने के लिए, मतलब इससे हमें ये समझना है, एक तो जैकोबिन क्लब और दूसरा इस फोटो से किस तरीके से फ्रांस के राष्ट्रवादी विचार है वो यूरोप के अन्य राष्ट्रों में गए थे और यहाँ जर्मनी का बताया गया, जर्मनी के, और जिसके लेखकों ने भी इसकी क्या की थी, अभिव्यक्ति की थी। तो आशा करता हूँ इससे आप इस टॉपिक को क्या हो गए थे, समझ गए होंगे। यानी फ्रांसीसी क्रांति मतलब क्या था, निरंकुश शासन और अत्याचारी व्यवस्था का क्या था, विरोधी था। वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की क्या थी, रख सकती, जिसको सभी को क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, अब देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ एक बड़ा बदलाव आ गया था, वो बदलाव देखते हैं। अब देखो फ्रांस के अंदर क्रांति हुई, लेकिन बीच में बहुत सारा मैटर है कि यहाँ पर जो जैकोबिन के नेतृत्व हुई थी, बाद में उन्होंने आतंक का राज भी स्थापित कर लिया। नहीं, ये बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत
बड़ी मात्रा में यहाँ पर फ्रांस के अंदर काफ़ी सारा खून खराबा हुआ, राजा को भी चढ़ा दिया गया। फिर आपस में जो क्रांतिकारी नेतृत्व करता थे, एक दूसरा दल जैसे ही शक्तिशाली होता गया, एक दूसरे को उन्होंने भी क्या कर लिया था, जो फांसी पर चढ़ाने, यानी व्यापक नरसंहार हो गया था इसके अंदर। और जीरोदिस और जैकोबिन जो दल थे उनके बीच में भी खूनी संघर्ष हो गया था, यानी फ्रांस एक गृह युद्ध में क्या हो गया था, उलझ गया था। और ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर नेपोलियन का उदय होता है। किसका उदय होता है? नेपोलियन का, है ना। जो नेपोलियन नामक व्यक्तित्व था उसका यहाँ पर उदय होता है। तो उससे पहले मैंने इतना बताया, तो एक चीज़ मैं उस समय बताना भूल गया था कि आखिर जैकोबिन है क्या। तो यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं ये जैकोबिन क्लब या ये दल क्या था। तो ये एक राजनीतिक, जो फ्रांस के अंदर राजनीतिक विचार वाला गुट या इसको क्लब कह सकते थे। इस क्लब की बैठकें जो क्या होती थी, जो पेरिस थी, फ्रांस की जो राजधानी है, वहाँ पर उसका जो जैकोब नामक एक गिरजाघर था उसके अंदर ये मिलते थे, अपनी बैठकें वगैरह करते थे। उसी के कारण इन लोगों का नाम, यानी जो जैकोब गिरजाघर में इनकी जो बैठकें होती थी उसी के आधार पर इनका नाम क्या हो गया था, जैकोबिन पड़ गया था। इसके मुख्य व्यक्तित्व थे जैसे दांते था, रॉबर्सपियर था, हेबर था, मारा था, कैमिले था आदि ये व्यक्ति थे। मतलब ये थे उग्र गणतंत्रवादी ये लोग थे, ये राजतंत्र के प्रबल विरोधी थे, है ना। ये यथार्थवादी थे और गणतंत्र की सुरक्षा के लिए क्या करते, हर प्रकार के कार्यों को उचित ही मानते थे कि गणतंत्र की सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए इन्होंने आतंक का भी राज स्थापित किया था। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। अब देखो ये सारी चल रही थी, तो इसके बीच में क्या होता है, फिर नेपोलियन यहाँ पर आ जाता है ना। कौंसिल का गठन होता है और धीरे धीरे नेपोलियन क्या होता है, कौंसिल पे अधिकार कर लेता है और यहाँ पर नेपोलियन क्या हो जाता है, फिर फ्रांस का सर्वेसर्वा बन जाता है। तो नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वहाँ उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। अब जैसे फ्रांस के राष्ट्रवादी विचार बढ़े और इन्हीं विचारों के परिप्रेक्ष्य में फ्रांस की जो सेनाएं थी ना, वो सेना डायरेक्टर के नेतृत्व में, यानी नेपोलियन भी तो डायरेक्टर बना था, है ना। तो इसके नेतृत्व में क्या था, वहाँ काफ़ी जो इलाका था यूरोप का उस पर क्या हुआ था, नेपोलियन का अधिकार हो गया था। यानी बहुत सारे क्षेत्र पर नेपोलियन का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। जो फ्रांस में पहले ही क्या था प्रारंभ, यानी जो अनेक सुधार, वैसे सुधार जो फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने करवाए, वो सुधार नेपोलियन ने फ्रांस में ही नहीं, वो कहाँ पर नेपोलियन कराए, वो अन्य देशों के अंदर भी करवाए थे। यानी जो नेपोलियन के जो प्रशासनिक सुधार थे वो सुधार सब जगह उसने, जहाँ भी नेपोलियन का राज्य था वहाँ पर भी उन्होंने क्या किए, उनको स्थापित करने का कार्य किया था। और फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने क्या किया, निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया, क्योंकि वो खुद राजा बन गया था। तो जो प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी क्रांति के बाद, उसको नेपोलियन ने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। अब देखो ये जो फोटो देख रहे हैं ये यूरोप का, ये कब का है, वियना कांग्रेस, है ना। ये वियना कांग्रेस जो 1815 है उसके बाद का था। अब देखो वियना कांग्रेस में था क्या, जब इधर नेपोलियन हार गया था फाइनल रूप से, है ना, जो वाटरलू का युद्ध था उसके बाद नेपोलियन पूरा समाप्त हो गया था। तो उसके बाद में जो इन नेपोलियन से उत्पन्न परिस्थितियाँ और भी ऐसी कोई समस्याएं थी जिनसे जगह जगह क्या हुए थे, विभिन्न प्रकार के राजतंत्रों को क्या किया गया था, समाप्त, इस क्रांतिकारी घटनाएं सब जगह हुई थी। जो राष्ट्रवाद के विचार थे, समता बंधुत्ववादी के विचार थे, तो कई सारे जगह पर राष्ट्रों के अंदर क्या की गई थी, राजतंत्र समाप्त कर दिए गए थे। तो अब इस वियना कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, इन राजतंत्रों को वापस स्थापित किया गया था। जैसे कई देश थे इटली आदि, उनके साथ में जो अनुचित और प्रतिक्रियावादी व्यवहार भी किया गया था ना। ये बहुत सारी चीज़ें जो आगे हम इटली का एकीकरण वगैरह में देखेंगे। तो ये वियना कांग्रेस महत्वपूर्ण साबित हुई थी उस समय यूरोप के परिदृश्य के अंदर, ठीक है ना, यूरोप के परिदृश्य ने। इसमें सारी कुछ राष्ट्रों के अंदर, चाहे वो जर्मनी था, चाहे इटली था, उसके अंदर क्या किया, जो राष्ट्रवाद था उसकी अवहेलना इन्होंने की गई थी। और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे कुछ राष्ट्र थे जिनका प्रभुत्व क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इधर जो फ्रांस था उसका भी क्या कर लिया गया, टुकड़े कर दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण वियना कांग्रेस निकल आई थी जिसने उस समय का जो यूरोप था उस यूरोप को क्या किया था, बड़ा ही प्रभावित किया था, है ना। तो उसी प्रभाव से अब आगे जो मानचित्र उसमें क्या आए थे, बदलाव आए थे। वही बदलाव यहाँ पर दिखाए गए। इधर जैसे ओटोमन साम्राज्य हो गया, यहाँ सर्बिया हो गया, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया का साम्राज्य, यहाँ फ्रांस है, ये स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया वगैरह राष्ट्र थे। तो इनके जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या आ गया था, बदलाव आ गया था। इधर ब्रिटेन वगैरह, ये पर्सा वगैरह।
तो ऐसे वापस इनको टुकड़े वगैरह कर दिए गए, ये ग्रीनलैंड वगैरह, ठीक है। इसमें आगे मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा जैसे जैसे हम चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे। तो अब देखो नेपोलियन ने यहाँ पर क्या सुधार किया, उन्हीं को हम थोड़ा दृष्टिगत रखेंगे। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था। जो क्रांतिकारी सिद्धांत जो नेपोलियन के थे, उनको नेपोलियन ने यहाँ पर भी क्या किया था, लागू किया था, ताकि क्या हो, पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। इसके लिए नेपोलियन ने क्या किया था, जो एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित, केवल फ्रांस में ही नहीं, बाकी जहाँ जहाँ भी नेपोलियन का जो राज्य था वहाँ पर भी नेपोलियन ने, चाहे शिक्षा हो, चाहे सार्वजनिक सेवाएं हो, या फिर अनुशासन हो, या जो सैनिक शिक्षा हो, उसमें सब में क्या किए थे, नेपोलियन ने एक जैसे नियम, एक जैसा प्रशासन, और जो छोटे छोटे राज्य थे, चाहे वो जर्मनी के थे, इटली के थे, उन सबको क्या किया था, नेपोलियन ने एक संघ के रूप में क्या किया था, स्थापित किया था। एक जैसा प्रशासन स्थापित, कानून व्यवस्था वहाँ पर नेपोलियन ने क्या की थी, स्थापित की थी। तो इस वजह से इस नेपोलियन के जो सुधार हैं, उन सुधारों के कारण ही क्या था, जो इन राष्ट्रों के अंदर क्या थी, जो एकता या राष्ट्रीयता की भावना थी, उसकी स्थापना हुई थी। और इस नेपोलियन के जो राज्यों के अंदर जो अल्पसंख्यक थे, उनको भी क्या हुई थी, धार्मिक स्वतंत्रता मिली, चर्च को राज्य की क्या कर दिया गया था, अधीन। तो इस तरीके से ये कैसे थे, तर्क संगत और कुशल प्रबंधन था। 1804 में नेपोलियन ने अपनी नागरिक संहिता, जिससे नेपोलियन कोड के नाम से हम जाना जाता। नेपोलियन दो चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, एक तो कॉन्कोर्दा जो समझौता जो नेपोलियन ने पोप के साथ किया था, और दूसरा ये नेपोलियन कोड था, है ना, जिसके बारे में खुद नेपोलियन भी कहता था कि मेरे बारे में और चीज़ उतनी महत्वपूर्ण हो या न हो, या कोई लोग मेरे बारे में इतना जाने या नहीं जाने, लेकिन नेपोलियन जिंदा रहे या नहीं रहे, उसकी जो संहिता है, यानी उसका जो नेपोलियन जो कोड है, वो बहुत ही लंबे समय तक क्या रहेगा, जीवित रहेगा। तो यही था, बहुत बढ़िया। तो और आज के समय में भी फ्रांस वाले क्षेत्र में, फ्रांस के यूरोप के अधिकांश देशों में उसकी ये नेपोलियन कोड या नेपोलियन की नागरिक संहिता या नेपोलियन की जो विधि संहिता है, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से, नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित अधिकार समाप्त कर दिए। क्या कर दिए, अब तक क्या था, फ्रांस के अंदर भी वैसा ही था, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग को क्या था, जन्म के आधार पर उनको क्या मिले थे, अधिकार मिले हुए थे। तो अब उनको क्या कर दिया गया, समाप्त। यानी जो पुरातन कानूनों की जो विसंगतियाँ थी, और जो क्रांति के समय जो अनेक कानून, तो उन सभी कानूनों में क्या की, स्पष्टता की, उनकी एक व्यवस्था स्थापित की। उनमें एक नेपोलियन ने क्या किया था, समन्वय किया था। ये ऐसा नेपोलियन ने क्यों किया था, ताकि नागरिकों की क्या हो, नागरिकों में क्या हो, कानूनों के प्रति आस्था जगे, उनमें कानूनों की स्पष्टता हो, वो तर्कपूर्ण तरीके से लोगों के सामने आए। तो इसी के लिए नेपोलियन ने ये विधि संहिता तैयार की ली थी। इसके लिए अलग अलग नेपोलियन ने क्या बना दिए, कानून, है ना। जैसे क्या कानून बनाए, ठेका थे, ऋण लेने थे, लीज लेने थे आदि के संबंध में मजदूर संघ बनाने पर रोक लगा दी थी, है ना। और मालिक मजदूरों में संघर्ष होता तो वो मालिक क्या करते, अदालतों को कहा गया कि वो मालिकों का पक्ष ले। तो ऐसी कुछ बातें थी जो हालांकि समानता पर नहीं थी, लेकिन पारिवारिक जो संपत्ति थी, है ना, तो इसमें जो जो पारिवारिक संपत्ति सारी पत्नी वगैरह संतानें मुखिया के अधिकार में कर लिए थे। सिविल मैरिज और तलाक से संबंधित भी क्या किए गए, कानून बनाए गए। और इस मामले में जो पादरियों के अधिकारों का क्या की गई, कटौती की गई थी। यानी सबको क्या किया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बना लिया गया था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया, जहाँ जहाँ मतलब नेपोलियन का अधिकार था, उन क्षेत्रों में भी इस संहिता को लागू किया। जैसे डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में भी नेपोलियन ने प्रशासनिक क्या किए थे, विभाजनों को और भी क्या बनाया था, सरल बनाया था। और इस तरीके से एक तरीके से इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगई, जो आगे चल करके क्या हुई थी, इनके एकीकरण में भी बड़ी मददगार बनी थी। फिर सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया, बड़ी महत्वपूर्ण थी। सामंती व्यवस्था के अंदर राजतंत्र का यही होता है। देखो सामंती व्यवस्था क्यों, देखो राजतंत्र में क्या होता है, राजा तो एक, चार भाई हो गए, जैसे चार भाइयों में से क्या होगा, राजा तो एक बनेगा, तो बाकी तीन का क्या किया जाए,
तो उन 3 का क्या किया, उनको कुछ क्षेत्र दे दिया जाता था, ऑटोनॉमस बॉडी उनका, वो अपना राज चलाएंगे। उस क्षेत्र में क्या करेगा, वो बाह्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, बस वो उसकी क्या करेंगे, अधीनता स्वीकार करेंगे, उसे टैक्स देंगे और समय आने पर जब उसकी ज़रूरत होगी सैन्य सहायता करेंगे और अपने क्षेत्र का वो शासन स्वतंत्रता पूर्वक चलाएंगे, वहाँ से टैक्स लेना, कानून लागू करना, सजा देना, सारा काम। तो इस तरीके से वो जो व्यवस्था अस्तित्व में आई थी वो क्या थी, सामंती व्यवस्था थी, जो एक वर्ग विशेष की थी। ठीक है। तो इस व्यवस्था को नेपोलियन ने अब क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया था। बहुत बढ़िया ये काम किया था। और किसानों को जो भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त, जागीरदार यही थे जो सामंती व्यवस्था के अंदर थी। सामंती व्यवस्था में जो मुख्य था वो जागीरदार, यानी ज़मीन का जो मालिक होता था, ज़मीन किसानों के पास नहीं होती थी। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के शुल्क यानी टैक्स जागीरदार लेते थे और लोगों को, जो किसान थे उसको तो भू दासत्व यानी ज़मीन का दास बनाकर वो ज़मीन पर खेती किसके अधीन करते थे, इन्हीं जागीरदारों के अधीन करते थे। तो उससे उनको मुक्ति दिलाएगी और उनको ज़मीन का क्या दिलाया गया, हक भी दिलाया गया। और उससे कोई टैक्स वैक्स अब नहीं लेंगे, टैक्स कौन लेगा, राज्य लेगा। शहरों में भी क्या किया, कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। पहले ऐसे मजदूर संघ, श्रेणी संघ मतलब मजदूर जो संघ वगैरह होते थे उसका जो नियंत्रण था, तो अब ऐसे वो नियंत्रणों को हटा दिया गया था। अब स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सकते थे, कार्य कर सकते थे। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया ताकि यातायात और संचार की व्यवस्थाएं ये पूर्ण रूप से क्या हो, बनी रहे। और जिससे क्या होगा, आवागमन में सुविधा और साथ में व्यापार और जो फ्रांस की समृद्धि है वो समृद्धि भी क्या हो, अच्छी तरीके से बढ़े। तो ये कार्य किए थे नेपोलियन, ये महत्वपूर्ण रूप से क्या किए थे, नेपोलियन ने काम किए थे। मतलब इसमें क्या किए थे, फौजदारी कानून, अपराधी व्यवसाय आदि सभी से संबंधित कानून इसमें क्या किए गए थे, लागू किए गए थे। तो इसी कारण नेपोलियन को क्या कहा जाता, दूसरा जस्टिसियन भी कहा जाता है। और क्या क्या, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी क्या की थी, चकी थी, जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं थी राजतंत्र के अंदर। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक, लघु मतलब छोटे उत्पादक, ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक बार थे, नाप तोल की जो व्यवस्था, मानक बार, और ये मतलब नाप तोल की व्यवस्था, एक राष्ट्रीय मुद्रा, पहले अलग अलग जगह सबके प्रांतों के अलग अलग मुद्राएं थी, अलग अलग उनके सिक्के चला करते थे। जैसे आज अपने यहाँ देख लो कि अपने राजस्थान का अलग सिक्का हो, महाराष्ट्र का, गुजरात का, तो कितनी समस्या होगी। आज जो कोई भी विदेश यात्रा करता है उसको पता है कि अपने देश की मुद्रा दूसरे देश के साथ किस तरीके से हम उसको बदलाव करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो समस्या थी, तो उसकी जगह एक इलाके से दूसरे का वस्तु और पूंजों की आवागमन अब क्या होने लगी, सहूलियत, यानी व्यापार बढ़ा, तो राज्य की भी क्या हुई, आर्थिक समृद्धि बढ़ी थी। तो इस तरीके से ये नेपोलियन ने क्या किया, महत्वपूर्ण कार्य। और जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रिया। अब देखते कैसे शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड लैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स है, मेज है, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, फरिश्ते की तरह स्वागत किया। जैसे कुछ अपने देश में भी तथाकथित राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रवादी तो उनको क्या कहेंगे, ऐसे लोग थे जो अंग्रेजी शासन को वरदान मानते थे। तो लेकिन जब बाद में असलियत क्या थी, तो उसके अंग्रेज़ किस तरीके से अपने देश को जबरदस्ती, तो वैसे ही यानी अंग्रेज़ों को न्यायप्रिय वगैरह मानते थे, गांधी जैसे भी मानते थे। जब तक नाक नहीं घिसवा लिया था ना उनको, प्रथम श्रेणी के रेल के डिब्बे से धक्का मार करके रेलवे स्टेशन में गिरे थे, तब तक वो सुधरे नहीं थे। तो वैसे यहाँ पर लोगों ने भी क्या किया था कि फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात की थी और सब जगह राष्ट्रवादी विचार, इस तरह के लोगों ने क्या किया, बड़ा स्वागत किया था। लेकिन अब अंदर बात बहुत गलत थी। जैसे वर्तमान चीन कर रहा है, धीरे धीरे किसी किसी बहाने से क्या करता है, अपने साम्राज्यवादी विस्तार करता। तो वैसे ये फ्रांस का एक बहाना हो गया था, इस स्वतंत्रता के मुखौटे में इन राज्यों के अंदर क्या करते थे, अपना साम्राज्यवाद बढ़ा रहा था। मगर शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब लोगों को वास्तविक उद्देश्य क्या होने लगा, पता लगने लगा। और नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता की क्या थी, अनुरूप, यानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ ऐसी स्थापित की गई जो वहाँ के लोगों के राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं देती थी। किन पर, जिन क्षेत्रों में क्या क्या दिए, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे देश थे जहाँ पर फ्रांस का क्या था, आधिपत्य था। और कर भी बढ़ा दिए थे। बाद में सेंसरशिप लागू कर दिए, सेंसरशिप यानी काफ़ी सारे उन पर प्रतिबंध लागू कर दिए। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेनाएं ज़बरदस्ती अपनी सेना में क्या करती, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कर रही थी। और इससे नुकसान और प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फ़ायदों से बहुत ज़्यादा, यानी लोगों को लगा कि प्रशासनिक परिवर्तन तो किए थे लेकिन उन परिवर्तन वो अच्छे भी थे,
लेकिन उनके सामने जो ये फ्रांसीसी जो नव उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद था, जिसमें ज़्यादा टैक्स लेना, सेंसरशिप यानी प्रतिबंध लागू करना, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना, और ये सारी वो व्यवस्था थी जिनके कारण लोगों के अंदर क्या होने लगा, अब फ्रांस और उनकी सेना के प्रति भी गुस्सा होने लगा था। ठीक है, तो इसी गुस्से के कारण बाद में चल कर के नेपोलियन का लोगों ने साथ छोड़ दिया और नेपोलियन क्या हो गया था, हार गया था। अब ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, यही फ़ोटो है नेपोलियन का। इस चित्र को आप गौर से देखना, एक फ़ोटो ऊपर और भी रह गया है, उस फ़ोटो के बारे में भी मैं थोड़ी बात करूँगा, लेकिन पहले इसमें देख लेते हैं इस फ़ोटो के अंदर आखिर ऐसा क्या है। तो इस बात को आप बड़ी गहराई से आपको देखना है कि नेपोलियन को एक कार्टूनिस्ट ने ऐसा किया। नेपोलियन वास्तव में इस रूप से जो भागा नहीं था, बल्कि ये क्या किया गया, नीचे आप देखेंगे, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से जाते हुए सब कुछ घुमा देता है। यानी नेपोलियन को एक डाकिये के रूप में यहाँ दर्शाया गया है ना, ये जो ऐसे, और ये पीछे जो गिरे ना इनके क्षेत्र है। नेपोलियन जो इस युद्ध से, लाइप्जिग या जिसको राष्ट्रों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 19 अक्टूबर 1813 को हुआ था, जिसमें नेपोलियन हारने के बाद जो राइन प्रेसंग है, वेस्टफेलिया आदि जो अन्य जितने भी क्षेत्र थे वो इससे छीन लिए गए थे। तो वो वैसे इन पत्थरों के रूप में इससे गिरते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं इसको। यह नेपोलियन को 1813 को लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया। इसके जो जाले से गिरती हुई चिट्ठी उन भूभागों के नाम लिखे जो वो अब हार चुका। झोले से झोला मतलब ये जो पीछे थैला लगा हुआ, इससे कौन से, जो मैंने अभी बताया राइन प्रेसंग के क्षेत्र थे, वेस्टफेलिया आदि जितने भी क्षेत्र उसके हाथ से हार गया था इस राष्ट्रों के युद्ध में, वो थे उनके हाथ से चले गए थे। जो इसकी महाद्वीपीय व्यवस्था थी वो भी क्या कर दी थी कि समाप्त करती गई थी। ठीक है, और इसके बाद में इसको कहाँ पर, एक जो एल्बा नामक जो द्वीप था, उस द्वीप पर इसको निर्वाचित जीवन जीने के लिए व्यतीत कर लिया। मतलब इससे क्या कर लिया गया था, राज भी इसके हाथ से क्या कर लिया गया था, ले लिया गया था। तो उसकी ओर ये दृष्टिगत किया गया कि नेपोलियन का किस तरीके से जो पतन हो गया था, वो पतन को इसके अंदर क्या किया गया है, दर्शाया गया। अब एक हमारा और फोटो रह गया था ऊपर, उसको देखते हैं, फिर ये चैप्टर आज का हमारा कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसी चैप्टर को, है ना। यहाँ पर भी ये जेब ब्रेन जर्मनी की स्वतंत्रता का वृक्ष का क्या करते रोपण। जर्मन चित्रकार जो कार्ल कैप्सर फ्रिगेंट द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय है फ्रेंच सेनाओं द्वारा जैक्रेबन शहर पर क्या किया गया, कब्जा। ये शहर की इमारतें हैं पीछे, और इसमें नीली, सफ़ेद और जो लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले जो इसके जो तिरंगा था, झंडा, उसके अंदर भी इनकी यही 3 रंग थे। तो पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में, जैसे ये सैनिक है, इधर भी है, ये इधर क्या है साइड में, यहाँ पर भी इस साइड में नहीं, क्या कर रहे हैं, ऐसा दमन कर रहे हैं लोगों का। ठीक है, अब इसमें दमन करें लोगों का किस तरीके से। एक किसान की गाड़ी बाईं तरफ से ना, ये वाला भाग यहाँ देख रहे हो ना, किसान की गाड़ी है यहाँ पर ये आ रही, तो यहाँ बाईं तरफ से ये किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा क्या करते हैं, एक किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा, ये यहाँ देख रहे हो ना, ये महिलाएं, ये युवा महिलाएं, और इनको ये फ्रांसीसी सैनिक क्या कर रहे हैं, महिलाओं को। तो देखो जब भी युद्ध होता है ना, हमेशा कोप का भाजन महिलाओं को ही बनना पड़ता है। आज भी जहाँ भी ये युद्ध के गृह युद्ध के क्षेत्र चल रहे हैं, वहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, ऐसी घटनाएं, उनके साथ छेड़खानी वगैरह करना, यानी वो लोग अपने भोग विलास का क्या करते हैं, जीते हुए लोग माध्यम बनाते हैं। तो वही यहाँ दर्शाया गया है कि फ्रांस सेनाओं ने जब कहाँ पर अधिकार कर लिया, जो जेवे बक्रेन शहर पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ की महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार किया और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर करे। ये साइड वाला यहाँ क्षेत्र इसमें ये है, और स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई गई पट्टी ये है ना, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये स्वतंत्रता का क्या है, वृक्ष है, यहाँ देख लगते हो, ये वृक्ष है, इसकी डालियाँ वगैरह यहाँ ये लगा रहे हैं, और ये जो पैम्पलेट है इस पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ ये अभी पढ़ ले, पहले पढ़ लेते, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको वापस।
इसमें जर्मन भाषा में लिखा, जिसका अनुवाद है हमसे आज़ादी और समानता ले लो, ये मानवता का क्या है आदर्श रूप है। ये लिखा हुआ हमसे क्या लो, लोगों को का आज़ादी और स्वतंत्र ले लो, ये मानवता का रूप है। लेकिन ये फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्यक हैं, जिससे जिस इलाके में जाते वो राजतंत्र के विरोध करके मुक्तिदाता बन जाते। जिस इलाके में जाते थे कहते थे कि हम राजतंत्र को समाप्त करने आए, राजतंत्र के जो अत्याचारों से लोगों को मुक्त करने के लिए आए, और वहाँ आज़ादी और समानता स्वतंत्रता देने आए। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ किस तरीके इसका हाथ देखिए, यहाँ पर ये है ना, कैसे हाथ इस युवा महिलाओं के अंदर इस सैनिक ने डाला है। तो किस तरीके से छेड़खानी अत्याचार कर रहे हैं, या किसानों को घुटने पर टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये सारे अत्याचार यहाँ किस तरीके से यहाँ लोगों को गिरा रहे हैं। तो ये सारे ही अत्याचारों का व्यंग्य, मतलब इसमें कहने का मतलब है कि मुंह में राम और बगल में चूरी वाली बात है ना, वो वाली बात इसमें कही जा रही है, और वैसा ही व्यंग्य फ्रांसीसियों पर कसा जा रहा है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार रहा होगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझाए, वास्तव में आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।